नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। स्पेक्ट्रम का ये सीरीज चल रहा है जिसमें कि आधुनिक भारत का इतिहास। आज चैप्टर 3 है, यूरोपीय के आगमन में। यह है पार्ट 3 वीडियो, जिसमें कि पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया गया है और पार्ट 3 आज है। बहुत जल्दी इसमें पार्ट 4 आने वाला रहेगा। ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए कई पार्ट में विभाजित किया जा रहा है। एक साथ भी आप लोग को एक वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पीसीएस, स्टेट पीसी सभी स्टेट के लिए और यूपीएससी के लिए इसमें हर एक विषय पर वीडियो बनाया जा रहा है। घटना चक्र का सीरीज चल रहा है और इसमें आंसर राइटिंग का सीरीज चल रहा है। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को कोई सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रांसीसी फ्रांसीसियों का भारत का आगमन कैसा है? तो यहाँ पे अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लग गई। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह पूर्णतः राजधीन थी, राजधीन मतलब सरकारी कंपनी थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, जो कि 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैन थोम छीन लिया। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने बालीकोंडापुरम के शासक शेर खां लोदी से एक छोटा क्षेत्र पुडुचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पुडुचेरी का विकास आरंभ हुआ। हालांकि 1698 ईस्वी में डचों ने पुडुचेरी छीन लिया था, किंतु 1697 ईस्वी की रेजविक की संधि से पुनः पुडुचेरी फ्रांसीसी को दे दी गई। इसी प्रकार 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया। हालांकि 1665 ईस्वी और 1695 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधि अभी भी बेहद कम थे। इसका अर्थ है कि इनका पुनर्गठन कैसे हुआ, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। इसके बारे में जानते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हुई। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 ईस्वी में मालाबार तट और 1739 में कारिकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। इसके पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नीति और विकास फ्रांस में हो रही थी और गतिविधियों पर काफी कुछ निर्भर था। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदेशिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित था। 1672 ईस्वी से 1713 ईस्वी के मध्य फ्रांस प्रायः हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 ईस्वी की अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास हुआ। इसके बावजूद 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ तथा 1742 ईस्वी तक पांडिचेरी के गवर्नर लीनो तथा ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित हुई। 1742 ईस्वी तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया। 1742 ईस्वी में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई थी। तो इस प्रकार इनका पुनर्गठन हुआ था। आगे देखते हैं। तो आगे आता है सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष।
तो यहाँ पर है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारी कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारी केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था, तथापि 1742 में पांडिचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पुडुचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध फ्रांस व इंग्लैंड के परस्पर संघर्ष का समय रहा। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उपस्थित था। इस स्थिति का फ्रांसीसियों ने पूरा लाभ उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ हुई। इस संधि ये याद रखिएगा, ये क्या नाम है, एस्ट-ला संधि। ये अंग्रेजों या फ्रांसीसियों के बीच युद्ध में समाप्ति के लिए हुआ था 2 वर्ष बाद। इस संधि के अनुसार मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी भी को लौटा दिया गया था। उसके बाद आता है 1740 से 1765 के बीच, तो लगभग 25 वर्ष तक का अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा, काफी लंबा चला। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था जिसका शासन नवाब के हाथों में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे। इसमें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसमें आता है। तो इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 ईस्वी, तो इसको देखते हैं। यह युद्ध 1740 ईस्वी से 1748 के बीच लड़ा गया था। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थी। मतलब ये लोग सिर्फ सामने दिख रहे थे, बाकी पीछे से कंपनियां आई थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर हुआ। चूंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने देने का प्रस्ताव किया। देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा है उनके बीच, लेकिन भारत में उसका प्रभाव पड़ने लगा। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात उसने सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्देन की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस बीच डुप्ले और लाबोर्दोने के बीच मतभेद हो गया तथा लाबोर्दोने ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। लाबोर्दोने के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु लगभग 1.5 वर्ष के घेरे के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में
अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे और उन्हें फोर्ट से डेविस वापस आना पड़ा। 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक ला सापेल की संधि हुई, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि को प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से जल सेना का महत्व बढ़ा और यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है और जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी भारत उसी की सत्ता स्थापित होगी। मतलब कि अगर जल शक्ति जिसके पास है, भारत की सत्ता भी उसी के हाथ में रहेगी। देशी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। सबसे बढ़कर इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया था। अब आते हैं इसमें है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1951 से 1955। इसके बारे में जानते हैं, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। यह युद्ध 1751 ईस्वी से 1755 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजाम मुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पुत्र मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच शुरू हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। देख रहे हैं, दो राजाओं भारत में लड़ रहे हैं उत्तराधिकारी के लिए और यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी उसका साथ दे रहे हैं इन दोनों को लड़ाने के लिए। इन राजा कोई भी बनेगा लेकिन लाभ तो होगा इन्हीं कंपनियों को ही। तो इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ पड़ी। उधर 1794 ईस्वी में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजी ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयत्न करने लगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब औरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर औरुद्दीन मारा गया। युद्ध क्षेत्र से औरुद्दीन का पुत्र मुहम्मद अली भाग गया। इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर चंदा साहब ने पुडुचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नसरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रेरित किया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इन अधिकारियों ने 1750 ईस्वी के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया, परंतु मुजफ्फर जंग की पद पर आसीन होने के पूर्व की हत्या कर दी। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान कर दिया था। 1751 ईस्वी में अंग्रेजों की ओर से मद्रास सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मुहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 ईस्वी में अंग्रेजी सेना त्रिचेरनापल्ली की ओर भेज दिया था। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी और दोनों ओर से सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां और भी विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी त्रिचेरनापल्ली की घेरेबंदी में लगे थे, तो ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने की सलाह दी।
अगस्त 1751 ईस्वी में क्लाइव ने कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला तब उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजी। रजा खां ने अर्काट में क्लाइव की घेर लिया और उस समय उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। रजा खां को विवशता पूर्वक पीछे हटना पड़ा। अर्काट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 ईस्वी में चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित कर त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना धैर्य बनाए रखा और शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासक को अपने पक्ष में कर लिया। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया था तथा 1753 ईस्वी में फिर से त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। 1753 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को जीत का सिलसिला चलता रहा। फ्रांस की सरकार डुप्ले के लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसीलिए उसने डुप्ले को फ्रांस बुलाने का निर्णय लिया। डुप्ले को फ्रांस बुलाया गया तथा उसकी जगह गोडलू को गवर्नर नियुक्त किया गया। गोडहयू दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, इसलिए भारत में अपना पद संभालने के साथ अंग्रेजों के साथ समझौता करने के वार्ताएं शुरू कर दी। 1755 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी की संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। यह भी प्रावधान किया गया कि यदि दोनों देशों के सरकारें इसे मान्यता प्रदान कर देंगी तो यह संधि स्थायी होगी। 1755 ईस्वी में ही फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और पौंडीचेरी की संधि अप्रासंगिक हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा। इस युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर हावी रहे थे, किंतु युद्ध के अंतिम समय में डुप्ले को वापस बुला लिया जाने से फ्रांसीसियों का प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध के अंत ने भारत में डुप्ले की सफलताओं को खाक कर दिया, जबकि इस समय से रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा। वस्तुतः पांडिचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाले समय अंग्रेजों का है। फ्रांसीसी अपने देश की अंतर्विरोधात्मक नीतियों के चंगुल में फंसे थे, जबकि अंग्रेजों को उनके देश ने पूर्ण सहयोग दिया। वस्तुतः फ्रांसीसी गवर्नर गोडहयू ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो इस प्रकार द्वितीय युद्ध का ये सब कैसे हुआ था, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। चलिए अब जानते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के ईस्वी के बीच। तो इसके बारे में जानते हैं, इसको भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो इसमें हुआ था कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि से हुई थी। पौंडीचेरी की संधि अस्थायी साबित हुई। 1756 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया। भारत में अंग्रेजों ने बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंचा। जब तक वह भारत पहुंचता तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बंगाल विजय से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 ईस्वी पर उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरा डाला। यह घेरा बहुत लंबे समय तक रहा, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया।
अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजी। बाद में लाली की मजबूरी वश तंजावुर पर से घेरा उठाना पड़ा और इससे फ्रांसीसियों को प्रभाव में कमी आई। तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को सहयोग के लिए बुलाया। बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने के अंग्रेजों को लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भयवश हैदराबाद का शासक सलावत जंग भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल रहे, परंतु बाद में खाली हाथ ही यहाँ का घेरा भी उठाना पड़ा। मद्रास के घेरे के एक वर्ष बाद तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रही, जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन घटता गया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजी सेना नायक कुक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 ईस्वी में मद्रास तथा पुडुचेरी के बीच स्थित वांडीवास नामक स्थान में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी बंदी बना लिया गया। वस्तुतः वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच पेरिस में संधि हो गई। इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, परंतु संधि में यह भी शर्त रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर लिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़कर फेंक दिया। फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। पुर्तगालियों एवं डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। अब इसमें आता है फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। तो यहाँ पर है, नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था और डुप्ले के नेतृत्व में भी वे साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे थे। किंतु 1754 ईस्वी में डुप्ले की वापसी और 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजे जाने से फ्रांसीसियों की सभी योजनाएं धूलधर्षित हो गई, मतलब उसी की वैसी पड़ी रह गई थी। इसमें था कि डुप्ले ने लगातार संघर्ष और अपनी कूटनीति सूझ के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण किया था, उसे उसके देश के भी अयोग्य अधिकारियों ने प्रतिकूल बना दिया था। मतलब जिस प्रकार से उसने यहाँ पर बैठाया था, सभी अपना साम्राज्य स्थापित करवा दिया था कि किस प्रकार से नियम नीति लागू किया गया था, वहां पर अनुकूल किया था, उसी समय वहां पर सब प्रतिकूल हो गया, मतलब उसके विपरीत हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की वापसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रभाव में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी। लाली की अदूरदर्शितापूर्ण नीति ने फ्रांसीसियों को उन गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जिनसे भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय अथवा असफलता के कारण अनेक कारण छोटे एवं बड़े स्तर पर उत्तरदायी थे। इन्हीं कारणों की चर्चा आगे की जा रही है। अंग्रेजों को व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता, यानी कि इसके हम आगे देखेंगे इसको। तो यहाँ पर है इनके कारण में जानते हैं हम लोग हैं। तो अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता यहाँ पर है। तो अंग्रेजों की सफलता का एक कारण यह था कि फ्रांसीसियों की तुलना में उनकी कंपनी आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ थी। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 1756 ईस्वी के बीच लगभग 2.5 गुना अधिक व्यापार किया। युद्ध होने की स्थिति में भी अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित रखा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई। अब आता है कंपनी का स्वरूप। तो कंपनी का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। मतलब ये फ्रांसीसी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी और जितनी भी कंपनियां सब प्राइवेट थी, सिर्फ फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में लगन एवं निष्ठा की कमी थी। अभी भी देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनियां जितनी रहती हैं, वहाँ के गवर्नमेंट के कर्मचारी बिना किसी लगन के, बिना किसी, बस खाली सरकारी नौकरी मिल गया उसके बाद कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वही देखिए प्राइवेट का, तो प्राइवेट में काम कराया जाता है तभी सैलरी मिलती है।
तो उसी तरह इसमें भी वही था कि फ्रांसीसी कंपनी को एक ब्याज निश्चित दर पर प्राप्त होता था, इसलिए वह कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, जबकि अंग्रेज कंपनी का स्वरूप निजी होने के कारण उस पर सरकारी निर्णयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। अब इसमें आता है अंग्रेजों की बंगाल विजय। तो कैसे हुआ था? बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, साथ ही उसे बंगाल का अपार धन एवं जनशक्ति भी प्राप्त हुई। बंगाल से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग वे मद्रास के युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था तथा वे दक्षिण तक ही सीमित थे। यद्यपि डुप्ले ने भारत के दक्षिणी भाग को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, तथापि बंगाल की खोज के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल किया। अब इसमें आता है डुप्ले की फ्रांस वापसी। तो इसमें क्या कारण था? तो फ्रांसीसियों की सफलता का यह एक मुख्य कारण बना कि फ्रांस सरकार ने गलत निर्णय के द्वारा 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया। यदि वह भारत में कुछ दिनों तक और टिक जाता तो संभवतः फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर जाती। डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया, और क्योंकि भारतीय परिवेश की जितनी जानकारी उसे थी उतनी जानकारी लाली को नहीं थी। मतलब चाहे जितना भी वो वहां पे रहा, ज्यादा समय तक रहा, उसके बारे में देखा, कौन से जगह कहाँ पर है, कैसे परिवेश है, कैसा कल्चर, उसके बारे में सब, लाली को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब इसमें आता है लाली की अदूरदर्शिता क्या थी। तो डुप्ले की वापसी के बाद जब काउंट डी लाली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया, तब फ्रांसीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई। लाली एक क्रोधी, अदूरदर्शी, कटुभाषी व्यक्ति का था, इसलिए उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाया। विलियम पीट की नीति क्या थी? इंग्लैंड के युद्ध मंत्री विलियम पीट एक कूटनीतिज्ञ थे। उसने यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध ऐसे अभियान छेड़े जिसमें उलझने के बाद वह भारत में अपनी स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सका। अब आता है यूरोपीय नीति। तो यूरोपीय नीति क्या है? भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस के यूरोप के अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इंग्लैंड इन युद्धों से बचा रहा क्योंकि यह एक पृथक द्वीप के रूप में स्थित है। अंग्रेजों ने इस बीच भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब आता है अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना। तो अंग्रेज अधिकारियों तथा सेनापतियों में योग्यता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना भी विद्यमान थी। उन्होंने इसी एकता के बल पर फ्रांसीसियों को मात दी, जबकि फ्रांसीसियों में नेतृत्व का मुद्दा और एकता का अभाव अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। अब आता है फ्रांसीसी जल सेना कमजोर होना। तो अंग्रेजों के पास बड़ी जल सेना थी तथा जल शक्ति के अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। इनका लगभग सभी जल मार्गों पर वर्चस्व था, जिससे व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्हें सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। गार्डवेल के अनुसार समुद्री शक्ति का प्रभाव ही मुख्य कारण था जो कि अंग्रेजी सफलता का कारण बना। यद्यपि फ्रांसीसियों के पास थल सेना की प्रचुरता थी, तथापि जल सेना के अभाव में वह निरर्थक या नाकामयाब साबित हुई। निष्कर्षतः भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों की पराजय के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों ही थे। इन सभी परिप्रेक्ष्यों में अंग्रेजी शक्ति फ्रांसीसियों की तुलना में प्रभावशाली थी। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और आप लोगों ने पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए और पार्ट 3 को पूरा देखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।